नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। नौकरियों के मौके न मिलने से बेहद परेशान है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान। मौसम सरमा के दौरान पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेइंतहा बिजली कटौती। और वादी में गर्म कपड़ों की फरोख्त से दुकानदारों के खिले चेहरे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान निराश बैठे हैं। उन्हें अपना मुस्तकबिल अंधेरे में डूबा नजर आ रहा है। इसकी वजह है नौकरी का ना मिलना। चाहे गिलगित हो या फिर इसकरदू, हुंजा हो या फिर अस्तोर, हर जिले हर कस्बे की कहानी एक जैसी है। नौजवान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, नौकरी उससे कोसों दूर है। यहाँ होने वाली भर्तियों में रिश्वत और सिफारिशें नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं। हर शोबा रिश्वतखोरी के मामले में गले तक डूबा हुआ है। इस गरीब और बदकिस्मत खित्ते में प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान तक नहीं है और सरकारी नौकरी चंद खुशकिस्मत लोगों को ही मिल पाती है। सितम ज़रीफी तो ये है कि बाहरी लोगों को बुलाकर उन्हें नौकरी से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक दिए जा रहे हैं और मकामियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोजगार की उम्मीद में खरमंग, शिगर, गांचे, नगर, गुपिस, यासीन जैसे शहरों और कस्बों से लोग गिलगित आते हैं, लेकिन यहाँ भी इनको रोजगार नहीं मिल पाता। यहाँ के अफराद रोजगार न होने की बाइस बैरून मुल्क जाने पर भी मजबूर होते हैं। इंतखाबी मुहिम में बड़ी तादाद में रोजगार देने के दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में ये सब खोखले ही साबित होते हैं। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत, ये सारे ऐसे मसाइल हैं जिन्होंने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। कम पढ़े लिखे अफराद ही नहीं बल्कि डिग्री रखने वालों में भी बेरोजगारी की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है। इसकी एक वजह ये भी है कि बाहर वालों, खासकर पंजाब सूबे से लोगों को यहाँ लाकर बसाया जा रहा है और उन्हें बुलाकर नौकरी दी जा रही है, जबकि मकामियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कल ही मेरी एक बंदे से मुलाकात भी हो गई थी। वो काजाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान में गैस लाने के लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये काम नहीं कर सकते, या गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं है कि लोगों को इस हवाले से शऊर दे दें? तो जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान अवाम को, जो नौजवान हैं, उनको बिजनेस की तरफ रागिब करे, उनको बिजनेस में सहूलियात दे दे और उनको ऐसे स्टेशंस, ऐसे वर्किंग स्पेसिस और ऐसे एग्जीबिशंस का इनेकाद करे जहां से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। खाने पीने की अशिया हो या दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, कीमतें बढ़ते बढ़ते दुगुने से भी जायद हो गई हैं, मगर इन अफराद के हाथ में रोजगार ही नहीं है। महंगाई के इस दौर में ये अफराद अपने कुनबे की किफालत नहीं कर पा रहे हैं। ये अशखास महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, हुक्मरानों की नजर अंदाजी से परेशान हैं। ये अफराद हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं कि वो हमारे हालात पर रहम करें, मगर हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सियासतदान, नौकरशाही और छोटे अफसरों की तिकड़ी ने मिलकर यहाँ ऐसा जाल रचा हुआ है जिसमें फंसा हुआ बेरोजगार नौजवान सिर्फ रिश्वत या फिर ऊंची सिफारिश की बुनियाद पर छूट सकता है, मगर पास में पैसे नहीं हैं तो फिर इस खित्ते में नौकरी की बात ही भूल जाइए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मिनरल, माइनिंग और सयाहत जैसे सेक्टर पर सही से काम किया जाए तो इनमें हजारों लोगों को नौकरी मिल सकती है और बेरोजगारी की दिक्कत काफी हद तक दूर हो सकती है। अगर इस मिनरल सेक्टर की तरफ हम काम करें, इसके ऊपर हम नजर दौड़ाएं, और ये जो टूरिज्म सेक्टर है इसके ऊपर हम काम करें, तो पूरी दुनिया में ऐसे ममालिक मौजूद है जो सिर्फ इस तरह की एक्टिविटीज की वजह से पूरा मुल्क चलाते हैं। हमारे इधर टूरिज्म के इतने वसाइल मौके मौजूद हैं, इतनी सरगर्मियां यहाँ पे मौजूद होती है, चारों सीजन के यहाँ पे एक्टिविटीज मौजूद होती है, खजा का अलग एक एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। दुनिया भर से लोग यहाँ पे इस खजा को देखने के लिए आते हैं। विंटर की भी हमारे पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है। ऐसे ऐसे मकामात मौजूद है जहाँ पर टूरिज्म की एक्टिविटीज हो सकती है। बाहर तो यहाँ पे वैसे भी बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से मिनरल देखिए आप, कौन सा ऐसा पहाड़ है जिसके अंदर मिनरल मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के बेरोजगार नौजवान जो दर्द सहते हैं, जो जिल्लत बर्दाश्त करते हैं, उसका शायद हुक्मरानों को अंदाजा भी नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान भी
रोजगार से महरूम हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी लेने की वजह से इनके वालिदैन ने इन्हें खूब पढ़ाया। इन लोगों ने पेंशन की रकम का एक बड़ा हिस्सा इनकी तालीम पर लगाया। इन पढ़े लिखे नौजवानों से इनके बूढ़े वालिदैन को काफी उम्मीदें थीं। उन्हें लगता था कि जल्द उनके आला तालीम याफ्ता बच्चे नौकरी हासिल करेंगे और उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ तकरीबन पूरी नौजवान नस्ल बेरोजगारी की शिकार है और इसके लिए मकामी हुक्मरानों और इस्लामाबाद को कोस रही है। हम माशरे की तरफ हम देखते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलने वाले तलबा की तरफ हम देखते हैं तो उनके लिए बिल्कुल जगह ही नहीं है किसी भी वर्किंग जगह में। तो इससे ये हम नतीजे निकाल सकते हैं कि जो नॉन टेक्निकल किस्म के स्टाफ को एडवांस भर्ती किया गया है, उनको लगाया गया है। उसकी वजह से आइंदा के लिए जो टेक्निकल स्टाफ है या जो हाई क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, उनके लिए सरकार में काम करने की गुंजाइश नहीं है। वैसे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के साथ नाइंसाफी का सिलसिला बरसों पुराना है। भले ही इनमें कितनी भी काबिलियत और सलाहियत मौजूद हो, लेकिन अक्सर इन्हें नौकरियों के लिए एहतजाज करते देखा जा सकता है। आज मकामी नौजवान दोहरी परेशानियों में मुब्तला हैं। इतनी मुश्किल से तालीम हासिल करने के बाद भी इनके सामने यही सवाल खड़ा है कि आखिर ऐसा क्या करें कि जिससे इसी खित्ते में रोजगार मिल जाए, क्योंकि ये लोग भी इस बात से वाकिफ हो चुके हैं कि दिन ब दिन रोजगार के महदूद होते जराए के बीच सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सरमा का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में दर्जाए हरारत का आंकड़ा माइनस तक पहुंच गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और सर्दी का असर देखा जा सकता है। मौसम के असर से बचने के लिए वादी के दीगर बाजारों में गर्म मलबूसात की आमद साफ देखी जा रही है, जिसे फरोख्त करने के लिए लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। सर्दी से राहत पाने के लिए लोगों की गर्मजोशी के साथ इजाफी गर्म मलबूसात की खरीदारी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वादी में हर शख्स को मौसम और उसमें रुनुमा होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक कपड़ों का इंतजाम करना पड़ता है। मौसम सरमा के दौरान खास तौर से अलग सुबह और रात को होने वाली शदीद सर्दी से बचने के लिए गर्म ग़िज़ा और मशरूबात के साथ साथ खुद को गर्म रखने के लिए ऊनी मलबूसात भी बेहद जरूरी होते हैं, ताकि मौसमी सर्दी, जुकाम और बुखार से बचा जा सके। यही वजह है कि श्रीनगर के साथ वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बाजारों की दुकानें गर्म कपड़ों से भरी पड़ी हैं और इन्हें खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर मैं इसलिए आया क्योंकि जो आजकल का जो मौसम है ये बहुत ही सर्दी है। यहाँ पर मतलब सर को दर्द होने लगता है क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, और सर्दी को बचने के लिए हमें यहाँ पर टोपियों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो भी मतलब हमें सर्दी से बचने के लिए मतलब जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। वादी में इन दिनों चिल्ला कला का 40 रोजा दौर जारी है। बाजारों में नए नए डिजाइन के टोपी, मफलर्स, दस्ताने, जैकेट्स, स्वेटर, कोट, शॉल्स और गर्म जुराबें आए हुए हैं, जो यहाँ की बर्फबारी और सर्द हवाओं का मुकाबला करने के लिए काफी कारआमद साबित होते हैं। यहाँ कई खरीदार ऐसे भी हैं जो एक बार थोड़ा महंगा ही सही लेकिन अच्छी क्वालिटी का गर्म कपड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं। लिहाजा ग्राहकों की मांग को देखते हुए दुकानदारों ने अपनी दुकानें और पूरे बाजार को नए गर्म मलबूसात से सजाया हुआ है। इसमें हर एक को अपना खुद ख्याल रखना चाहिए, खास करके बच्चों को, बुजुर्गों को, क्योंकि आप आज रोज देखते ही हो कि हार्ट अटैक का कितना इशू होता है। तो इंसान को इसमें क्या चाहिए, तो अपनी गर्मी का जब भी कोई बाहर निकले तो पहले अपनी गर्मी का क्या करें, इंतजाम करके निकले। जैसे सबसे जो ज़रूरत की चीज़ होती है, जैसे टोपी लगा के घर से बाहर निकले, मफलर का इस्तेमाल करें,
موٹے کپڑے ہے نا لگا کے گھر سے باہر نکلے اور اس کو کیا بولتے ہیں گرمی کا اچھا خاصا انتظام کر کے باہر نکلے، کیونکہ سردی دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ تو یہی چیزیں ہمیں جب ہم باہر نکلیں تو باہر بھی ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور گھر میں تو ہم ہوتے ہیں گھر میں بھی خاص کر کے ہے نا چھوٹے بچوں اور بزرگوں کا ہے نا اس گرمی کے سردی کے موسم میں ان کا کیا کیا جائے، تھوڑا خیال رکھا جائے۔ کڑاکے کی سردی سے محفوظ رکھنے میں کشمیر کا روایتی لباس فیرن ہمیشہ سے ہی کرامتی ثابت ہوتا آیا ہے۔ لوگ گھر اور باہر ہر جگہ کام آنے والے فیرن کو پہن کر سردی کو دور بھگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیگر گرم کپڑوں کے ذریعے اس سرد موسم میں خود کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس بیچ تیز ہوتی خریداری سے دکانداروں کے چہرے بھی کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں ٹھیک ٹھاک منافع بھی ہو رہا ہے۔ سردی میں کافی دن بعد اضافہ ہو رہا ہے، کافی اشد سردی ہے، تو ہم اس میں گرم مال میں انویسٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ ان 2-3 مہینے کے لیے، تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا گزارا چلتا ہے، اور جو ہمارے پینڈنگ میں کام پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ کام بھی پورے ہو جاتے ہیں اس کی انکم کے ذریعے سے۔ تو یہی بات ہے، اور آپ دیکھیں گے پوری پٹری پہ آگے ابھی گزرتا کہ جو پریس کالونی کی پوری لائن ہے، یہاں پر کتنے لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اس کارنر پہ بیٹھا ہے ٹوپیاں بیچ رہا ہے، اور ایک یہاں پر ہے، اور ایک پریس کالونی کے انٹریس پر بیٹھا ہے، اور پوری مطلب پریس کالونی میں آپ کو یہی سب دیکھنے کو ملے گا۔ ساکس، اچھے ساکس ریبٹ وول 100 روپے کی بکری کے، لوگ اچھے سے اچھی چیزیں خریدتے ہیں، تو الحمدللہ منافع بھی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علاج سے بہتر ہے احتیاط۔ شدید سردی کے موسم میں زندگی کا نظام آرام سے چلتا رہے، اس کے لیے لوگ گرم کپڑوں کے علاوہ بہتر غذا پر بھی کافی توجہ دیتے ہیں۔ وادی کی مرغوب غذا ہے ہریسہ، جسے لوگ سردی میں نہایت ہی شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں، لہٰذا اس دوران ریستوراں والوں اور اونی ہوزری والوں کے کاروبار میں کافی اچھال رہتا ہے، جو اس سال بھی جاری ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے غریب لوگوں کا مکان بنا کسی نوٹس کے گرا دیا۔ متاثرہ افراد نے کہا ہے کہ گھر گرانے سے پہلے انہیں اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ نامناسب حالات تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کو پاکستان کے قبضے سے آزادی ملے۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی سے پی ایچ ڈی اسکالر مہناز شکیل کو مبارکباد۔ انہوں نے انسپائر فیلوشپ میں اول مقام حاصل کیا ہے۔ مہناز نے پلانٹ پیتھولوجی میں کافی اہم ریسرچ کی ہے۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ذرا ایڈوکیٹ آصف علی نازی کی تقریب سنیے کہ آخر کیوں بلتستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے بل ٹنل سیو لائفز نامی لانگ مارچ منصوبہ شروع کیا ہے۔ بدعنوانی اور حکومت کی لاپرواہیوں نے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو 77 برسوں سے تعمیر و ترقی سے دور رکھا ہے۔ جموں اسمارٹ سٹی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں اسمارٹ سٹی کے سی او دیوانش نے جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ اور جموں میونسپل کارپوریشن کی مشترکہ میٹنگ کی صدارت کی اور چل رہے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے طے وقت میں ترقیاتی کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ روڈز اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سڑکوں پر جمع برف کو ہٹانے کے کام میں لگی ہے۔ انفارمیشن اینڈ پی آر جے این کے نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ضلع اور ڈویژن انتظامیہ کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے برف ہٹانے ساتھ ہی بجلی اور پانی کی فراہمی پر خاص توجہ دی۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔ قائد-اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطبات میں واضح کیا کہ کشمیر اپنی مسلم اکثریتی آبادی کی بنیاد پر پاکستان کا قدرتی حصہ ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق کشمیر کا پاکستان میں شامل ہونا
न सिर्फ मजहबी यकजहती का तकाजा है बल्कि इसके जोग्राफियाई मोहल्ले वकू और इक्तसादी अहमियत पाकिस्तान की सलामती के लिए भी नागुज़ीर है। जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लेने का मंसूबा तो मोहम्मद अली जिन्ना ने तब से बना लिया था जब पाकिस्तान नामी मुल्क का ख्याल सिर्फ उनके जहन में था। पीटीवी का बयान जिन्ना के इदारों की तस्दीक करता है कि जम्मू कश्मीर पर मुस्लिम लीग की पैनी नजरें बहुत पहले से गड़ी थीं। इसी को अमली जामा पहनाने के लिए ही कबाइलियों की शक्ल में पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। इस हमले में मुंह की खाने के बाद भी इस्लामाबाद ने सबक नहीं सीखा और दहशतगर्दों के जरिए जम्मू कश्मीर में अमन अमान का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगा रहा। उसकी ये नापाक कोशिशें आज भी जारी हैं और जारी है अपनी मीडिया के जरिए जम्मू कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा। साल 2025 का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान तशवीशनाक सूरत अख्तियार कर चुका है। सर्दियों का मौसम भी अपने उरूज पर है। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जाए हरारत सिफर के आसपास चल रहा है। ऐसे हालात में सर्दी से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ही सहारा है, लेकिन लोड शेडिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लोड शेडिंग से मुतालिक सवाल करने पर महकमा बरकियात मुख्तलिफ बहानों की छड़ी लगा देता है, जैसे कि दरिया में पानी नहीं है या फिर ट्रांसफार्मर खराब है। ऐसे में कड़ाके की सर्दी में बिजली बिना दिन गुजारना आवाम के मुस्तकबिल में लिख गया है। मौसम सरमा ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये सवाल आम हो चला है कि कब आएगी बिजली। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर कब मिलेगी बिजली कटौती से निजात। दरअसल यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में बेशतर ट्रांसफार्मर खराब हैं। अब सवाल ये है कि आखिर यहाँ ट्रांसफार्मर और ग्रिड स्टेशन अक्सर क्यों खराब हो जाते हैं या फिर जल जाते हैं। इसकी वजह है ओवरलोडिंग। मसलन अगर मुजफ्फराबाद को एक दिन में 50 से 55 मेगावाट बिजली की जरूरत है और ग्रिड स्टेशन में ही 25 से 30 मेगावाट बिजली फराहम हो रही है, तो ब्रेक डाउन होना या फिर ट्रांसफार्मर जलने का खतरा बना रहता है। अक्सर ग्रिड लाइन भी मुतासिर हो जाती है। बिजली फराहम कराने के ऐसे इंतजामात से यही इल्म होता है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बिजली तो पैदा करता है, लेकिन यहाँ के मकामी अवाम की जरूरत को पूरा करने के लिए न ही बिजली देता है और न ही ऐसे इंतजामात किए गए हैं कि अवाम तक उनकी जरूरत के मुताबिक बिजली पहुंचाई जा सके। टोटल अंदाजा लगाएं कि हमारे आजाद कश्मीर की सारे की जरूरत 400 मेगावाट बिजली है, 350 मेगावाट बिजली है। अगर 70-76 सालों से अगर एक मैनेजमेंट, एक इंतजामिया, एक जो हमारा निज़ाम है, निज़ाम हुकूमत है, अगर वो इस 450 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर सकती, 350 मेगावाट, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई और कुछ काम कर सकेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि बिजली बहरान एक साजिश है तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल बर्बाद करने की? न ये पढ़ेंगे और न ही आगे बढ़ेंगे, न स्कूल कॉलेज जाएंगे, न ही जिंदगी का सबक सीखेंगे। सिर्फ तुलबा तालिबात ही नहीं बल्कि बिजली की कटौती से हर कोई मुतासिर है। दिन ढलते ही बाजारों में अंधेरा छा जाता है क्योंकि लाइट नहीं रहती। अंधेरे में जराइम बढ़ते हैं और लोग घरों से बाहर निकलने में गुरेज करते हैं। ऐसे में दुकानदार अपनी दुकानें सजाए रहते हैं, लेकिन उन्हें खरीदारों का दीदार नहीं होता। जिनके पास इन्वर्टर या जनरेटर हैं, उनकी मुश्किलें तो कुछ आसान हो जाती हैं, लेकिन बेशतर आवाम तो निवाले के लिए ही जूझ रहे हैं। उनकी हालत ऐसी है कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। आज तालीमी साल जो है वो मुकम्मल हो गए। बच्चों के तालीम की अर्ज हो रहा है, पूरी रात बिजली नहीं हो रही है, बच्चों के पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। सर्दी में भी एक सर्दी है, दूसरे नंबर पे बिजली नहीं है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि पूरा ये इलाका में तो समझ सारे का यही हाल है। लेकिन ये जो ये रिमोट इलाका है, बॉर्डर के करीब का इलाका है, इसका तो और ही पैदा कर रहा है। आपसी बातचीत में अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि बिन बिजली सब सून। 21वीं सदी में जब छोटा बड़ा तमाम काम बिजली के बिना नहीं हो सकता, तब इस नेमत से इन्हें क्यों महरूम रखा जा रहा है? कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं जिससे कि आवाम रोजमर्रा के मसाइल में ही उलझे रहें और किसी बड़ी जद्दोजहद को अंजाम देने की उन्हें फुर्सत ही न मिले। वैसे वक्त बीतने के साथ आबादी में इजाफा हुआ है और बिजली की मांग में भी,
लेकिन उसके साथ बिजली का प्रोडक्शन भी तो बढ़ा है। हालांकि यहाँ से बनी बिजली तो पाकिस्तान जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहर अंधेरे की आगोश में खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हैं। अभी तक तो ऐसा ही होता आया है, लेकिन लग रहा है कि आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आवाम का एक बड़ा तबका बिजली के लिए जिद ठान कर बैठ गया है। हमारी आबादियां जो हैं वो अंधेरे में डूबी हुई हैं। ये मिसमैनेजमेंट है, ये और तो कोई भी नहीं है। एक ये चीज आ गई। दूसरे नंबर पे आप देख लें कि जुमला जो कारोबार जिंदगी थे, जिनके अंदर ट्रांसपोर्ट का शोबा है वो भी मुतासर है। वो गाड़ियां जो खराब होती हैं उनका वो बिजली के साथ जो मशीनरी चलती है, जो मशीनरी से वो जब वो रिपेयरिंग होती है वो बंद है। उसके अलावा IT का शोबा मुकम्मल तौर पे जो बंद है। मोबाइल का शोबा जो है ना, वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जो वो भी सारे का सारा, कंप्यूटर का निज़ाम सारा, यानी कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जो बिजली के साथ अब जो जुड़ा हुआ ना हो। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई किसी किस्म की जिसके ऊपर किसी को चलाना नहीं है। कोई जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे मुंतखब लोग हैं, वो तो ऐसे घी पी के सोए हुए हैं जैसे वो बस सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे। इस खित्ते में यूं तो तमाम सरकारी महकमे भी गले तक बदउनवानी में गोते लगा रहे हैं और बदउनवानी के लिए मानो उनमें आपस में ही मुकाबला है। लेकिन इन महकमों में भी बरक़ियात वालों का दर्जा काफी ऊंचा है। यही वजह है कि मामूली फॉल्ट होने पर भी बिजली की खराबी दूर नहीं होती। कहा जा सकता है कि कामचोरी के मामले में ये अफसरान हुक्मरानों से कमतर नहीं हैं और ऐसे ही लोगों ने पूरा सिस्टम तबाह किया हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत से आवाम का सीधा सवाल है कि आप तरक्की के बड़े बड़े जो दावे करते हैं, क्या यही वो तरक्की है जो आप हमें देना चाहते हैं? जो हुकूमत बिजली नहीं दे सकती, उसके मुंह से तामीर तरक्की के दावे बिल्कुल बेमानी हैं। बहरहाल अब चलते हैं सर्द रेगिस्तान कहे जाने वाले लद्दाख की ओर। भारत का बेमिसाल नगीना यानी लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां कुदरत और विरसे का बेमिसाल संगम देखने को मिलता है। लद्दाख न केवल अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ का शानदार वातावरण और अलहदा लाइफस्टाइल भी सयाहों को अपने जानिब राग़िब करती है। इसकी कुदरती खूबसूरती अनमोल है। बर्फ से ढके हुए पहाड़, नीला आसमान और बेजोड़ दरिया सयाहों की कशिश का बाइस बनते हैं। यहाँ सयाहों के देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। ट्रैकिंग, बाइकिंग, बौद्ध मठों का दीदार, तारीखी महल, म्यूजियम, मकामी अफराद की पुरअमन जिंदगी, ये सभी यहाँ आने वालों को लुभाते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं लद्दाख की सैर पर। उत्तर भारत में आबाद बेहद खूबसूरत मरकज के जेरे इंतजाम इलाका है लद्दाख, जिसका मतलब है पहाड़ी या ऊंचे दरों की जमीन। ये नाम इसलिए भी सही लगता है क्योंकि लद्दाख के ज्यादातर इलाके 10,000 फुट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बसे हुए हैं, चाहे वो लेह हो, खारा डोंगला पास हो या फिर चांगला हो। लद्दाख आना और यहाँ सैर सयाहत करना किसी भी सयाह का ख्वाब हो सकता है। पिछले कुछ सालों में तो यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तादाद काफी बढ़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजधानी लेह समेत तमाम इलाकों की तामीर और तरक्की से सहूलतों में इजाफा हुआ है और एक से बढ़कर एक अच्छे होटल खुले हुए हैं और मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियां भी यहाँ बड़ी हैं। At the beginning जो यहाँ पे टूरिस्ट आते थे, they were more focused on the culture part. Late 80s में then we had trekkings, then we had expedition, then early 90s we had white water rafting, white water rafting. फिर lately we have like the motorbikes tours. Then we had now latest activities segments आप बोल सकते हैं। हमारा पैराग्लाइडिंग हुआ, हॉट बैलून हुआ, ये सब शुरू हुआ है। लद्दाख में सयाहों को सैर सयाहत के लिए काफी कुछ मौजूद है। राजधानी लेह का अहम बाजार सयाहों की कशिश का मरकज है। यहाँ आपको जेवरात से लेकर मलबूसात तक, किराने के सामान से लेकर मकामी स्ट्रीट फूड तक सब कुछ मिल सकता है। इस बाजार में कई तरह की दुकानें और स्टॉल्स हैं। चाहे आप दस्तकारी की मसनूआत ढूंढ रहे हों या कुछ खाने की तलाश कर रहे हों या सिर्फ
मकामी लद्दाखी लोगों की तर्ज हयात की एक झलक का दीदार करने के लिए मुतजस्सिस हों। लेह मार्केट में आपकी सारी तवक्कुआत पूरी होने के लिए बहुत कुछ है। मार्केट से मुत्तसिल पटरी बाजार में ढेर सारे खुश्क मेवे फरोख्त करते हुए मकामी अफराद, खुसूसन खवातीन दिख जाएंगी। न सिर्फ सयाहों बल्कि मकामी लोगों के लिए भी ये बाजार खरीदो फरोख्त के लिए अहम मरकज हैं। ये मार्केट जब आप जाएंगे तो आप यहाँ के लेह की औरतों को देखेंगे फुटपाथ पे अपनी सब्जियां बेचते हुए, जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। और साथ ही में आप बहुत सोवेनियर्स ले सकते हैं लद्दाख के, जैसे पश्मीना बहुत यहाँ पे माना जाता है सबसे बेस्ट क्वालिटी लद्दाख के। आप एक सेक्शन देखेंगे लेह मार्केट में जहाँ सब जो है लद्दाख के जितने भी ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं या फ्रूट्स मिलते हैं वो सारे एक जगह एक तरफ होते हैं, जहाँ बहुत अच्छा लगता है, टूरिस्ट को बहुत भीड़ हो जाती है उससे परचेजिंग के टाइम पे। लेह सिटी और आसपास के इलाकों के अलावा भी लद्दाख में सयाहत के लिए बहुत कुछ है, जैसा कि पेंगोंग लेक। फिल्म 3 इडियट्स से लेकर दिल से तक में लद्दाख की मशहूर झील पेंगोंग के दिलफरेब मनाजिर की अक्सबंदी की गई है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, ये झील इतनी हसीन है जिसे अल्फाज में बयान करना बेहद मुश्किल है। 14,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद इस इलाके तक पहुंचने का सफर भी बेहद खूबसूरत है। गहरे नीले रंग के पानी से लबालब ये झील काफी साफ और शफाफ है। इसके किनारे याक राइड, फोटोग्राफी, 3 इडियट्स फिल्म के स्कूटर की सवारी, खूबसूरत परिंदों की अटखेलियां देखने जैसी सरगर्मियां काफी मशहूर हैं। पहाड़ी सिलसिलों से घिरी इस झील तक पहुंचने वाले सैयाह कुदरत के पुरकशिश मनाजिर में मानो गुम हो जाते हैं। And this is the one of the best place we have seen, पेंगोंग लेक। और यहाँ पे जो शूटिंग हुई थी उसी के मजे ले रहे हैं। अभी हम स्कूटर पे बैठे हैं। आज तक इतना नज़ारा कहीं नहीं देखा। आया यदि पेंगोंग लेक पे खड़ा हूँ तो ऐसा मैं नहीं लगता कि वर्ल्ड में और कहीं होगा। और इतना हैप्पी और इतना हम इधर पीस भी, यहाँ के जो पीपल है इतने पीसफुल है। लैंड ऑफ मॉन्क्स एंड मॉन्स्ट्रीज और सर्द रेगिस्तान जैसे नामों से मारूफ लद्दाख अपनी मुनफरिद जुग्राफियाई बनावट की वजह से हमेशा ही सयाहों की आमदरफ्त का मरकज बना रहता है। काफी बालाई मकाम पर होने की वजह से यहाँ की आबोहवा और मौसम जरा मुख्तलिफ हैं और इसकी यही खूबी सयाहों को लद्दाख की जानिब राग़िब करती है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।